हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज से हम लोग जो है एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज जो है वो एसएससी एग्जाम को लेकर के है। मतलब ये है कि अब से जो हम लोग एक सीरीज ऑलरेडी बिहार एसएससी एग्जाम को लेकर के चल रहा है, जिसमें बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये दूसरी सीरीज है जिसमें हम लोग एसएससी एग्जाम स्पेशल बैच करके ये है, जिसमें हम लोग जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं या एसएससी पैटर्न्स के एग्जाम जितने भी होते हैं उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं बार बार घूमकर अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आप सीजीएल का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जीडी में मिल जाएगा, या जीडी का क्वेश्चन सीजीएल में मिल जाएगा, या फिर एसएससी का जीडी का क्वेश्चन वो आपको सीआरपीएफ के एग्जाम में या आईटीबीपी के एग्जाम में। तो इस तरीके से चूंकि इन सबका जो जीएस का सिलेबस है ना वो कॉमन है, एक सिलेबस है, और इसलिए हम लोग जो है जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए गए, खास करके अभी हम लोग 2023 में एग्जाम कंडक्ट किए गए उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपका जो एग्जाम वाइज जो क्वेश्चन है वो भी रहेगा, साथ में हम लोग इसमें जो चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे हम लोग स्टैटिक जीके, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबके चैप्टर टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये सारा जो चीज होगा यहां पर रहेगा, ठीक है, इस बैच में रहेगा। जो लोग बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार एसएससी वाले सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें रेगुलर वीडियोस आ ही रहे हैं, ठीक है। और ये नई साथ में आपकी सीरीज हो रही है। यहां पर ये पूरा जीएस का होगा, साथ में मैथ्स और रीजनिंग जो क्लासेस हैं, जो डायरेक्टर सर सुधांशु सर हैं वो ले रहेंगे। अच्छा, एक और चीज आप लोगों के लिए कि जो लोग क्योंकि ये क्लास पूर्णिया बिहार में है, अगर आप लोग इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो जो प्रथम क्लासेस है उसका एक नया बैच जो है वो 31 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग ऑफलाइन आसपास में है, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये सारे एग्जाम्स जो आप यहां पर बोर्ड पे लिखे देख रहे हैं इन सब के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन इस साल के एसएससी जीडी एग्जाम से जो है लिया गया क्वेश्चन है। वहां जो सवाल पूछे गए उसको आपको पता होगा, जीडी में जो है 20 आपका जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जीके जीएस से, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 20 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करके बढ़ेंगे, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन डेली हर क्लास में डिस्कस कम से कम करेंगे, क्योंकि डिटेल डिस्कशन करने का तो 50 भी क्वेश्चन किया जा सकता है, बट चूंकि आपको डिटेल भी मुझे बताना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग ऑन एन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन जो करते रहेंगे, ठीक है। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है कि ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगा, दो यानी क्वेश्चंस जो है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेंगे। जहां भी जरूरत होगी मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपके लिए लिख भी दूंगा, ठीक है। तो दोनों ही लैंग्वेज वाले लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पीडीएफ आपको प्रथम क्लास के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पहला सवाल हमारा है कि सातवाहन भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे, यानी द सातवाहनास वर अ पावरफुल डायनेस्टी इन इंडिया। इंडिया के कौन से पार्ट में? अब देखिए, जब आप सातवाहना की बात करेंगे और सातवाहना डायनेस्टी के मैप को देखेंगे तो ये कई सारे राज्यों में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो पश्चिमी भाग से हुई थी और ये बहुत पुरानी डायनेस्टी है। अगर सातवाहना की अगर हम बात करें, ठीक है, ये डायनेस्टी जो है बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? तो ये आपका प्रथम शताब्दी है ना, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है ना, शताब्दी ईसा पूर्व जो है ना, ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, पूर्व से लेकर के, ठीक है, ये आपका तीसरी शताब्दी है ना, तीसरी शताब्दी तक, ठीक है, तीसरी शताब्दी तक रहा था। ये के आरंभ तक या बोले के शुरुआत तक जो है, के आरंभ तक ये डायनेस्टी रहा, ठीक है। अब अगर सातवाहना की बात करें कौन से क्षेत्र में ये फैले हुए थे, ठीक है, देखिए यहां पर जो इसका आंसर होगा क्षेत्र की ही बात की तो यहां पर देखिए पश्चिमी क्षेत्र होगा, क्योंकि इसका जब आप मैप भी देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा दिखेगा, ठीक है। वैसे पश्चिमी और थोड़ा बहुत पूर्वी क्षेत्र भी, या फिर कहिए पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। राज्य देख लीजिए, आपको राज्य से अंदाजा लग जाएगा। तो इसका शुरुआत जो है अगर आप देखें पश्चिम से तो ये गुजरात से होती है। गुजरात के अलावा ये महाराष्ट्र के बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ था, सॉरी, है ना। तो महाराष्ट्र हो गया। इसके अलावा आपको ये कर्नाटक में दिख जाएगा, है ना, इसका विस्तार कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र, ठीक है, आंध्र, और यहां आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र था सातवाहना डायनेस्टी का। सातवाहना के अगर आपसे और भी क्या क्या सवाल पूछ सकता है, इसका संस्थापक जो है वो सिमुक था, ठीक है, सिमुक नाम का एक शासक था, संस्थापक था, ठीक है, इसके संस्थापक थे, है ना। अच्छा, एक इसका जो राजा था, ठीक है, जिसका नाम था, सबसे महान राजा जो हुआ वो गौतमी पुत्र सतकर्णी इसका नाम था। इससे सवाल भी कई बार हिस्ट्री के सेक्शन में देखा गया है, ठीक है। तो गौतमी पुत्र, है ना, उनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। कौन थे? तो गौतमी पुत्र, है ना, सतकर्णी जो है, ठीक है, सतकर्णी, है ना, ये सबसे महान शासक थे। ये कौन थे? तो ये आपका सबसे महान शासक, ठीक है, ये थे आपके सबसे महान शासक, ठीक है, महान, है ना, महान शासक, ठीक है। चलिए
तो ये ध्यान रखेंगे, संस्थापक था सिमुक और सबसे महान शासक जो था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। ठीक है, ये सब बात ध्यान में आप रखेंगे। इसके अलावा भी आप इसमें कुछ और बातें ध्यान रख सकते हैं, जैसे इसकी राजधानी कहां थी। तो इसकी राजधानी अगर बात करें, ठीक है, तो राजधानी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये अलग अलग समय में अलग अलग भी रही है। ठीक है, इसकी जो मेन राजधानी थी उसको प्रतिष्ठान कहते थे, महाराष्ट्र में ही है प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान, जिसको अभी के समय में वर्तमान समय इसको पैठन कहते हैं। ठीक है, अभी ये पैठन नाम की जगह है। ठीक है, पैठन है ना, तो ये हो गया आपका। ठीक है, प्रतिष्ठान या पैठन। इसके अलावा अमरावती भी इसकी है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी इसका फैला हुआ था, तो अमरावती जो है वो भी इसकी राजधानी रही है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे कि अमरावती भी इसकी राजधानी रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है आप सातवाहना के बारे में याद रख सकते हैं। देखिए, सातवाहना जो है ना मौर्यास के बाद के जो साम्राज्य में से एक है, क्योंकि मौर्य के बाद आपको पता होगा कि शुंग आया था, है ना। अगर मैं आपको लिख भी दूं, क्योंकि मौर्य के बाद अगर आपको याद होगा ध्यान से, ठीक है, तो मौर्य के बाद है ना, मौर्य के बाद जो है वो यहां पर आया सत्ता में। कौन आया? तो मौर्य के बाद आया आपका शुंग, है ना। कौन आया? मौर्य के बाद शुंग आया। और अगर शुंग के बाद अगर बात करें, शुंग शासन के बाद आपका कण्व आता है, और कण्व के बाद ही आता है सातवाहन, है ना। तो ये है आपका कण्व, और फिर इसके बाद आता है यहां पर सातवाहन। ठीक है, ये चेदी जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में, कलिंग वाले क्षेत्र में जो चेदी डायनेस्टी थी उसके समकालीन सातवाहन। ठीक है, ये चेदी के समकालीन था, है ना। इसी समय एक डायनेस्टी और थी जिसका नाम था चेदी। ठीक है, चलिए, तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट हमने यहां पर डिस्कस किए, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में यहां से सवाल बन सकते हैं और बनते भी हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? देखिए, इंडियन एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो ये कांग्रेस के पूर्वगामी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके पूर्वगामी संगठनों में से एक है। ठीक है, और इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। ठीक है, तो कहां हुई थी? कोलकाता में। कब हुई थी? 1876 में हुई थी, और इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, ठीक है, बनर्जी, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान में रहेगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 1800, ये कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्वगामी संस्थाओं में से एक था। ठीक है, इसी से आगे जाकर के कांग्रेस बनती है 1885 में, अगर आपको याद भी होगा। अब सवाल है, कौन सा लोक नृत्य जो है, ठीक है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में किया जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो लोक नृत्य, आप अगर लोक नृत्य, आपको पता है एसएससी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है, कभी कभी दो दो क्वेश्चंस जो है एक एक शिफ्ट में देखने को मिला है, और यहीं पर आप देखिएगा ये एक शिफ्ट का क्वेश्चन है, और आपको यहां पर लोक नृत्य से एक नहीं, जीडी में तो खास करके अगर आप जीडी, ये आईटीबीपी, ये सब की तैयारी कर रहे हैं ना, एक एक शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चंस पूछेंगे सिर्फ नृत्य पे। अभी आपको ये 2023 का ही एक शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें, तो ये डांस है आपका छत्तीसगढ़ का बहुत प्रसिद्ध डांस है, वो कौन सा? राउत नाच। ठीक है, ये आपका कौन सा? राउत डांस है। ठीक है, दिवाली के समय किया जाता है ये डांस। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर जो डांस, ये ऊपर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर, ये राउत नाच की या राउत डांस की जो है वो तस्वीर है। ठीक है, ये आपका हो गया, है ना, ये दिवाली के समय किया जाता है, और भगवान कृष्ण की रासलीला से जो है ये प्रेरित नाच है। ठीक है, राउत दरअसल ये जो डांस है छत्तीसगढ़ की यादव जाति, ठीक है, और राउत जनजाति जो है वो करती है। ठीक है, तो ये जो डांस है ये यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, यादव, यदुवंशी वो लोग खुद को कहते भी है ना, समुदाय। ठीक है, समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहां पर छत्तीसगढ़ का अगर आपसे और अन्य नृत्य पूछ ले, ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के, ठीक है, अगर पूछ ले अन्य नृत्य, है ना, इसका ये भी बहुत बार, है ना, पूछा जाता है सवाल। देखिए, तो अन्य नृत्य में कौन कौन सा है? ठीक है, जैसे देखिए यहां पर एक बहुत फेमस नृत्य में से एक है पंडवानी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, एक तो आपका क्या हो गया? पंडवानी, इसके बारे में आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक आपका सुआ नाच हो गया। ठीक है, सुआ नृत्य या सुआ नाच कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। सुआ नाच के अलावा अगर आप बात करें, एक आपका जो डांस है वो आपका पंथी और सैला भी आपसे पूछा गया। पंथी जीडी के ही सवाल में भी आएगा, जीडी का, और जो हम लोग जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये सारे नृत्य भी आपको पूछे। सुआ नाच है, फिर आपका पंथी हो गया। ठीक है, और फिर आपका एक सैला नाच जो है, ठीक है, सैला नृत्य जो है ये भी है। ये सब छत्तीसगढ़ के अन्य नृत्य हैं, है ना। राउत तो बहुत प्रसिद्ध है ही, राउत के बाद जो है आपको पंडवानी, सुआ नाच, पंथी और सैला भी देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां जो आप दूसरा तस्वीर देख रहे हैं ना, ये है, आपको अगर आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा, ये कालबेलिया डांस है। ठीक है, कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य जो है ये राजस्थान में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में किया जाता है कालबेलिया नृत्य। ये कालबेलिया दरअसल एक सांप पकड़ने वाली एक जनजाति है। ठीक है, उनके द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है, कालबेलिया। 2010 में इस नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को, यूनेस्को की जो अमूर्त विरासत है उसमें भी शामिल किया गया था। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध नृत्य, बहुत बार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये कालबेलिया नृत्य, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 2010 में, जैसा मैंने कहा है ना, तो ये 2010 में इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत, है ना, यूनेस्को की अमूर्त विरासत, है ना, की अमूर्त, है ना,
इंटेंजिबल जिसको बोलते हैं अमूर्त विरासत जो है, ठीक है, अमूर्त विरासत उसमें शामिल किया गया, विरासत में है ना, अमूर्त विरासत की सूची में बेसिकली इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को की अमूर्त विरासत में भारत में कुल 13 जो है वो डांस फॉर्म या स्थल इन सबको शामिल किया गया है, अलग अलग चीजों को, ठीक है। तो उसमें कुल 13 है, मैं उसकी अलग से आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जो हमारा टेलीग्राम है, उस पर आप जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका भांगड़ा, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, ये जो कालबेलिया नृत्य है ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कालबेलिया आप ध्यान में रखेंगे, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो महिलाओं, वो आप तस्वीर भी देख रहे हैं, महिलाओं द्वारा। पुरुष क्या करते हैं, तो पुरुष पीछे जो इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, लेकिन नृत्य जो है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कालबेलिया हमने बताया भी एक सपेड़े की जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, ये तस्वीर भी देख रहे होंगे आप, ये बहुत प्रसिद्ध नृत्य जो है और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी नृत्य से ही रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन छऊ नृत्य जो है, ठीक है, उससे संबंधित है, ठीक है। छऊ नृत्य एक तरह का मार्शल आर्ट फॉर्म वाला डांस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो छऊ नृत्य से संबंधित इनमें से कौन सा व्यक्ति है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो लोग बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर आपने कभी सुना होगा तभी आप इसको आंसर कर सकते, वरना गोपाल दुबे का इतना नाम तो खैर नहीं आया। देखिए इनको वैसे पद्मश्री मिला था, ठीक है, लेकिन बहुत पहले 2012 में पद्मश्री इनको मिला था। तो 2012 का डेटा तो याद करना संभव भी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो यहां आंसर तो गोपाल दुबे होंगे, ठीक है, लेकिन ठीक है इनको 2012 में इसी के लिए, छऊ नृत्य के लिए 2012 में पद्मश्री, है ना, पद्मश्री दिया गया था। पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका तरीका था, ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देखिए, अगर आपको विदुषी के.एस. जयलक्ष्मी की अगर बात करें, ठीक है, तो इनको जो है ना ये इनको 2021 में ही पद्मश्री दिया गया था, इनको भी, ठीक है। और ठीक है, तो इनको भी 2021 में पद्मश्री दिया गया था। ये एक एडिटर है, ठीक है, यानी अखबार की एडिटर है, ठीक है, एडिटर है, ठीक है। और 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। पद्मश्री जो है इनको मिला था 2011 में, क्लियर, सॉरी ये 21 में। महबूब सुभानी एक सिंगर है, ठीक है, तो इनके बारे में उतना तो नहीं है, ठीक है। और सुचित्रा एला की अगर बात करें तो आपने भारत बायोटेक का नाम सुना होगा, ये पति पत्नी है ना, दो लोग हैं, ठीक है। तो सुचित्रा एला जो है भारत बायोटेक की एमडी सीईओ भी रही है, ठीक है। तो जो आपका भारत जिसने क्या बनाया था, कोवैक्सीन, कोविड के समय बहुत प्रसिद्ध थी, इनको, इनके पति को, ठीक है, और साइरस पूनावाला, इन सबको पद्म भूषण भी दिया गया था 2022 में, ठीक है। तो भारत बायोटेक जो है, ठीक है, उनसे इनका संबंध है, ठीक है, भारत बायोटेक। और इनको जो है पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। इनको क्या दिया गया था, पद्म भूषण, पद्म भूषण जो है वो इनको दिया गया था, ठीक है, 2022 का, ठीक है, 2022 का, ठीक है। तो सुचित्रा एला जो है इनको, और इनके पति हैं कृष्ण एला जो है उनको दिया गया था, ठीक है। तो वो दोनों को दिया गया था। साथ में साइरस पूनावाला को भी 2022 में दिया गया। अभी पद्म पुरस्कार 2024 की भी घोषणा हो चुकी है, उसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने वो नहीं देखा वो जरूर देखिए, क्योंकि आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम में पद्म पुरस्कार से भी क्वेश्चन रहेंगे ही, ठीक है। तो आप जरूर उस वीडियो को चेक करिए, ठीक है। तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये आपका हो जाएगा गोपाल दुबे, ये आपका छऊ नृत्य। देखिए छऊ नृत्य के बारे में मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है कि छऊ जो है, ठीक है, वो उसकी जो 3 शैली बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और वो 3 शैली कौन कौन सी है, एक आपका झारखंड में सरायकेला छऊ है, ठीक है, ये झारखंड में सरायकेला हो गया, बंगाल में इसको पुरुलिया छऊ वहां पर प्रसिद्ध है, और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ। मैंने कई बार बताया, आप लोग ये नाम लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो छऊ की 3 शैली प्रसिद्ध है, झारखंड में सरायकेला छऊ, ठीक है, आपका पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छऊ, और फिर आपका उड़ीसा में मयूरभंज छऊ जो है छऊ की 3 शैली प्रसिद्ध है। कई बार बिहार में, चूंकि बिहार झारखंड पहले एक ही था, तो यहां पर भी जो है वो छऊ के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो छऊ नृत्य, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए नृत्य से दूसरा सवाल था, आप यहां देखिएगा, तीसरा सवाल ये उत्सव से है बेसिकली, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा है। तो ये आपका याओसांग फेस्टिवल, ठीक है, याओसांग उत्सव जो है वो मणिपुर में प्रसिद्ध है। ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? याओसांग जो है ये जिस समय हमारे होली सेलिब्रेट किया जाता है उसी समय के फेस्टिवल है। याओसांग मणिपुर का कलर फेस्टिवल कहा जाता है, ठीक है। तो याओसांग है ना, मणिपुर फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है। तो याओसांग फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको लामदा महीना है ना, मणिपुरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग लामदा महीना कहा जाता है, ठीक है। कौन से लामदा महीना के, है ना, ये लामदा, ठीक है, महीने, है ना, महीने के पूर्णिमा, है ना, महीने की पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा। और ये पड़ता कब है? तो ये पूर्णिमा, ठीक है, ये आपका पड़ता है, ये जो लामदा महीना ये पड़ता है, ये फेब टू मार्च पड़ता है, ठीक है। तो ये फेब टू मार्च जो है वो आपका पड़ गया, ठीक है। तो फेब टू मार्च में, तो लामदा महीने की जो पूर्णिमा है उसमें ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये 5 दिनों तक जो रहता है, ठीक है। तो ये जो आपका याओसांग फेस्टिवल है, ठीक है, मणिपुर का, ये 5 दिनों तक आयोजित किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको मैतेई संप्रदाय द्वारा, ये संप्रदाय बहुत ज्यादा न्यूज में था, आपको पता होगा मणिपुर में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, ठीक है, पिछले साल 2023 में, और इसके कारण ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो मैतेई, है ना,
मैतेई जो समुदाय है उसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, समुदाय के द्वारा, ठीक है। तो मैतेई समुदाय का नाम भी ध्यान रखिएगा। अभी इनसे क्वेश्चन बन भी सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में ये संप्रदाय रहा है, ठीक है, और मणिपुर में हिंसा जो हुई थी उसको लेकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया इसके बारे में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल क्या है? अगला सवाल है ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो पहाड़ में नदियों का जो मुख्य स्रोत आपको होता है वो ग्लेशियर ही होता है, ये तो बहुत आसान है। इंडिया में कुछ फेमस ग्लेशियर्स भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस देश से अपनाया गया है, यानी मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है, अब संविधान का स्रोत जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के लिए, बार बार इससे सवाल पूछे जाते हैं संविधान के स्रोत से। एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से ये भी एक टॉपिक है, संविधान का स्रोत, पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो जो है, आप अगर भारतीय राज्य व्यवस्था की एक अलग सीरीज है इंडियन पॉलिटी का, उसमें जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने पढ़ाया, यानी अलग अलग स्रोत के बारे में बताया, ठीक है। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएसएसआर, देखिए, यानी सोवियत रूस जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां से ये लिया गया था। सोवियत रूस से एक और चीज ली गई थी, ठीक है। एक तो लिया गया था मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य के बारे में अगर एक बात मैं आपको पूछूं, ठीक है, ये कब ऐड किया गया था? ठीक है, कुल मौलिक कर्तव्य की बात करें ना, ठीक है, तो ये 11 कुल मौलिक कर्तव्य, कितने हैं? 11 है। इसको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया। पहले 10 था, अब बाद में एक और जो है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 11, ठीक है। तो इसमें 42वें के द्वारा 10 जोड़ा गया था और एक आपका था 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये 1976 का है, ठीक है। तो 1976, ये 2002 का है, ठीक है। तो इसके द्वारा एक और जोड़ा गया था। तो कुल जो है ये 11 जो है आपको मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए थे? तो यूएसएसआर से। यूएसएसआर से और क्या लिया गया था? यूएसएसआर यानी सोवियत रूस से जो है एक और चीज ली गई थी, और वो था कि जो आप प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय वाला जो पार्ट देखते हैं ना, वो यहीं से लिया गया था। यानी अगर बात यहां पर करें, जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना में है ना, प्रस्तावना में जो सामाजिक है ना, सामाजिक प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और है ना राजनीतिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की बात की गई है, ठीक है, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है, न्याय है ना जस्टिस, है ना, जो सोशल, है ना, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की जो बात की गई है, ठीक है, ये सब जो है वो कहां से लिया गया है? ये आपका लिया गया है यूएसएसआर, यानी कि सोवियत रूस से लिया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आप सबके स्रोत, ये जितने भी ऑप्शन है सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जैसे जर्मनी से अगर बात करें, जर्मनी से क्या लिया गया? तो देखिए जर्मनी की अगर बात करेंगे तो यहां से आप जो आपात उपबंध है, इमरजेंसी जो है, ठीक है, उसको लिया गया, इमरजेंसी, इसको, इसमें आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन को लिया गया है। आपात उपबंध जो है, ठीक है, यानी इमरजेंसी प्रोविजन को लिया गया है, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में से क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन को जो है वो यहां से लिया गया है, यानी इमरजेंसी के टाइम में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो अबॉलिश हो जाते हैं, वो भी यहीं से लिया गया है। बात समझ में आ रही? जर्मनी से। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से बहुत कुछ लिया गया। जैसे अगर आप अमेरिका की बात करें, यहां से क्या क्या लिया गया? यहां से प्रीएम्बल, प्रस्तावना लिया गया, फंडामेंटल राइट्स लिया गया, न्यायिक समीक्षा जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं वो लिया गया, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 61 है, कई बार पूछा जाता है, ये भी यहीं से लिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो जज हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनका जो निलंबन है, ठीक है, वो भी यहीं से लिया गया, ठीक है। स्वतंत्र न्याय, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी लिया गया। तो बहुत सारी चीजें यहां लिखना पॉसिबल है। इसका ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में, जो भी वीडियो की मैं बात कर रहा हूं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको बिहार एसएससी का प्लेलिस्ट, साथ में जो इस इंडियन पॉलिटी का ये जो वीडियो है संविधान का स्रोत, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्रिटेन की बात करें तो यहां से जो संसदीय स्वरूप यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है वो हमने लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता लिया, हमने रिट्स जो प्रादेश होते हैं वो भी यहीं से लिया, हमने कानून प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग यहीं से लिया, ठीक है, हमने रूल ऑफ लॉ लिया, बहुत सारी चीजें ब्रिटेन से ली। तो आपका इसका डिटेल वीडियो जरूर देखिए, है ना, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक क्वेश्चन तो यहां से जरूर बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य विधायक के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? यानी द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड, ठीक है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर, उसका लोअर हाउस जो है उसको विधानसभा कहते हैं, ये तो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। और जो अपर होता है, हाउस होता है, उसको विधान परिषद, यानी देखिए इसको लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये हमारा क्या हो गया? लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके जो मेंबर होते हैं इसको आप एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके मेंबर एमएलसी होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में ही है। कितने राज्यों में? ये 6 राज्यों में, जिसमें कौन हो गया? बिहार, उत्तर
प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, 6 राज्य जहां पर आपका विधान परिषद है। इसके मेंबर को एमएलसी कहते हैं, विधानसभा के मेंबर को आपको एमएलए कहते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है हरित क्रांति ने, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, कह रहा है कि फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसा योगदान दिया। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है ना, जो है ये रोल प्ले किया। ठीक है, आपको पता होगा 1966, ये सकारात्मक होगा, यानी पॉजिटिव जो है वो इंपैक्ट दिया है या पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, और ये आपको पता भी होगा 1966-67 ठीक है के समय आया। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन जो है, ठीक है, इसके जनक माने जाते हैं। स्वामीनाथन जो है इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा ही है इसके बारे में। खास इसमें जो है गेहूं और है ना, गेहूं प्लस जो चावल का उत्पादन जो यानी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन पर जो है वो जोड़ दिया गया। ठीक है, ये सब बात हम पहले से हमने पढ़ा भी होगा आपने कहीं ना कहीं। ठीक है, खैर चलिए, तो ये हो गया हमारा द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द यील्ड ऑफ फूड क्रॉप्स एंड दस कंटिन्यूड टू डैश द इंडियन इकोनॉमी। तो ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है विच क्रॉप्स बेनिफिटेड मोर फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब कि कौन सा जो फसल है उसको अधिक लाभ हुआ था। अभी जैसे मैंने कहा अभी खाद्यान्न फसल, इसमें गेहूं और चावल अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, कि उत्पादन को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये है ना कौन से राज्यों में पहले आया था। ठीक है, या कौन से राज्यों को टारगेट किया गया था इसके द्वारा। ठीक है, अब अगला सवाल है जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट है ना गारंटी स्कीम है, जिसको नरेगा या मनरेगा भी बाद में इसका नाम रख गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो किया गया, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, ये प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वर्ष प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार का आश्वासन देता है। तो ये पता है कि फिक्स तो ये 100, वैसे समय में लॉकडाउन के समय इसको बढ़ा दिया, 150 दिन कर दिया गया था, लेकिन ये 100 है। ये कब आया था? ये जो अगस्त है ना, अगस्त 2005 में ये बिल पास हुआ था। ठीक है, बिल पास हुआ। ठीक है, बिल पास हुआ। ठीक है ना, पास। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 2 फेब है ना, 2 फेब 2006 को ये लागू हो गया। ठीक है, ये लागू हुआ आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 2009 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन हुआ। ठीक है, संशोधन हुआ। ये सब पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है उसके बारे में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, अगले सवाल को देखें। चलिए, अगला सवाल क्या है? कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार ई कॉमर्स इकाई भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनियों है और वह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक डैश को नियुक्त करेगा। जितने भी कंज्यूमर, मतलब ये जो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग जो ई कॉमर्स एंटिटी है वो एक है ना इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, और उसको एक अपॉइंट करना होगा, सेल अपॉइंट। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। और ये नोडल अधिकारी, ठीक है, 2019 में ये न्यूज में रहा था। ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर के है। ठीक है, तो एक नोडल अधिकारी को जो है, नोडल ऑफिसर को वो लोग अपॉइंट करेगा जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े, अगले सवाल को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक जिसका नाम सेवा यानी स्वनियोजित महिला संघ की शुरुआत जो है वो कौन से साल में हुई थी? देखिए, सेवा जो कि सेल्फ हेल्प है ना या सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन है सेवा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में, 1974 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और इसकी शुरुआत का उद्देश्य क्या था? शुरुआत का उद्देश्य था स्वरोजगार और उद्यमिता का विकास करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, विमेन्स को, महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना, जो है ये इसका एम था। ठीक है, सेवा जो है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ईस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना, पेरोक्साइड, ये क्या बनाते हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं? अगर आपको ध्यान में हो, अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो गया? H2O2 है ना। जब ये डिकंपोज होता है ना, ईस्ट, देखिए यहां पर ईस्ट का काम क्या होता है? ये कैटलिस्ट है, ये एक तरह का क्या है? कैटलिस्ट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ईस्ट ये जो है डिकंपोज होता है, डिकंपोज होगा। ठीक है, और ये बनाता है H2O और प्लस O2, यानी ऑक्सीजन का यहां निर्माण करता है। तो ये ऑक्सीजन के निर्माण में, बात समझ में आ रही है? तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ये क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है। ठीक है, कि जो आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जो 17 ग्रुप है, कुल कितने हैं? 18 ग्रुप है ना, टोटल 18 ग्रुप है। ठीक है, उसमें से जो 17वां ग्रुप है, ठीक है, वो कौन सा है? देखिए यहां पर आप देखिए 17वें ग्रुप में इनमें से कौन सा पूछा है। ठीक है, यहां पहले 17वें ग्रुप आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको 17वां ग्रुप दिखाया है जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है या हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले फ्लोरीन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, फिर आपका क्लोरीन यहां पर दिखेगा, फिर आपको ब्रोमीन दिखेगा, फिर आपको आयोडीन और एस्टेटाइन दिखेगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडाइन, ठीक है, और एस्टेटाइन, ये जो है हैलोजन जो है एलिमेंट कहे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये ग्रुप 17 है। ग्रुप 18 आपको पता होगा, नोबल, जो ग्रुप 18 होता है, ग्रुप 18 इसको नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी सॉरी नोबल बोलते हैं ना, इसको नोबल गैस ग्रुप बोलते हैं।
नोबल गैस, ठीक है। तो ये नोबल गैस का ग्रुप होता है। 17 जो है वो आपका कौन सा ग्रुप हो गया? हैलोजन ग्रुप हो गया, जिसमें कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन और एस्टेटाइन आ गया। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा कह रहा है कि किस शहर की स्मार्ट सिटी बस परियोजना है ना ने शहरी गतिशीलता अर्बन यानी अर्बन मोबिलिटी श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है, ठीक है। यानी कि ये जो स्मार्ट या अर्बन मोबिलिटी की श्रेणी में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कौन सा जीता है, ठीक है। तो ये शहर जो है वो है आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र का शहर है, आपको पता होगा औरंगाबाद, और यही जीता है, इसने जीता है, ठीक है, जो है अर्बन मोबिलिटी के केस में जो स्मार्ट सिटी अवार्ड जीता है, ठीक है। 2020 की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान में रहेगा, करंट अफेयर्स का ये सब सवाल है जो पूछा गया। एसएससी में थोड़ा या एसएससी वाले पैटर्न वाले एग्जाम में ये दिक्कत है कि करंट अफेयर्स पुराने, ये 2023 का एग्जाम है, क्वेश्चन 2020 का पूछ लिया है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। अब फरवरी 2022 में, अब ये ठीक है कि 23 के एग्जाम में 22 का पूछा तो फिर भी ये एक्सेप्टेबल लगता है कि 22 के चुनाव के बाद उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने, ठीक है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, और ये अभी ये बहुत बार न्यूज में रहे भी हैं हाल फिलहाल के समय में। ये कौन है? ये है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ध्यान में रहेगा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सबकी एक लिस्ट जो है मैं आपको, जो वर्तमान अभी करंट है, मैं आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए और जरूर है ना फॉलो करिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, सारे वीडियोस, और आपको जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बाकी अगर देखें, ये दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं ये प्रमोद सावंत जी हैं। ये कहां के हैं? सॉरी, प्रमोद सावंत की अगर बात करें, अब आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे कि प्रमोद सावंत जो है वो कहां के जो है मुख्यमंत्री है। वैसे चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और भूपेंद्र पटेल की अगर बात करें तो ये कौन है भाई? तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, और ये हैं आपके गुजरात के मुख्यमंत्री, ठीक है। ये कहां के? गुजरात के सीएम है, ठीक है। गोवा सीएम हो गए, और ये होंगे गुजरात, है ना, गुजरात के सीएम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, और अभी नए बहुत सारे नए सीएम भी बनाए गए हैं, है ना। अभी 2023 में जो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, ठीक है, तो उनमें नए जो मुख्यमंत्री अपॉइंट किए गए, तो आप उन सबको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स का टॉपिक है ना। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि नवंबर 2022 में भारत सरकार ने किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया? यानी कि विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड इंडिया केम 2022 इन नवंबर 2022? देखिए, ये करने वाले जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो है मनसुख मंडाविया, ठीक है। ये वर्तमान में अभी हमारे क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, ठीक है, हेल्थ एंड आपका जो फैमिली वेलफेयर है, ठीक है, वेलफेयर मिनिस्टर है, ठीक है। क्लियर है? तो ये इनके द्वारा किया गया था। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता है? देखिए, भारत की अगर बात करें तो इसने पुरुष हॉकी कप, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये एक ही बार जीता है, और वो जीता था 1975 में, 1975 में, ठीक है। 1975 में जो है पहली बार भारत ने जो है वो हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। और उस समय कप्तान जो थे, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि उस समय कप्तान कौन थे? तो वो थे कैप्टन जो है, वो कप्तान जो है वो अजित पॉल सिंह थे, ठीक है। तो अजित पॉल सिंह, ठीक है, इनके नेतृत्व में जो है भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। तो एकमात्र, अच्छा, लेकिन आपसे ये भी सवाल पूछता है कि जो ओलंपिक है उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हॉकी में, है ना। अगर आप ओलंपिक की बात करें, ये भी याद रख लीजिएगा, ओलंपिक में 8 स्वर्ण जीते हैं अभी तक भारत ने, ठीक है। कितने जीते हैं? 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओलंपिक हॉकी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हॉकी मैदान का आयाम, यानी कि उसका जो डायमेंशन है वो कितना होता है। ये कई बार सवाल पूछा हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया? 91.4 मीटर ये लंबा होता है, और 55 मीटर ये चौड़ा होता है आपका हॉकी का मैदान, ठीक है। तो हॉकी के फील्ड का डायमेंशन यही होता है, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में किस मौर्य शासक, है ना, ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का जो है वो बीड़ा उठाया था? तो ये कौन से थे? विच मौर्य रूलर्स टुक द, ये तो आप देखिए बुद्धिज्म को स्प्रेड करने वाले सब ये एक ही थे, है ना, मेनली, और वो थे अशोका, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप आराम से आंसर कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। खिलाफत आंदोलन अगर आपको याद हो, है ना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इस आंदोलन ने, है ना। इसके बारे में एक पूरा इतिहास है कि जो अली ब्रदर्स हैं, है ना, सैयद अली या अली ब्रदर्स बेसिकली जिनको कहा जाता है, ठीक है, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। दरअसल हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की है, ठीक है, और जो है वो ब्रिटेन से हार गया था, ठीक है। और तुर्की के जो खलीफा होते थे वो इस्लामिक धर्मगुरु के नाम रूप में वो प्रतिस्थापित थे, ठीक है। और चूंकि तुर्की डिफीट हुआ तो खलीफा के सारे पावर छीन लिए गए, ठीक है। और ऐसे में क्या हुआ कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, ठीक है, वो खलीफा के समर्थन में खड़ा हो गया और उनके अधिकारों की मांग करने लगा। उसी संबंधित एक आंदोलन यहां पर भारत में शुरू किया गया, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन के लिए जो
कमिटी बनाई गई थी, ठीक है, समिति का गठन ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है, बात समझे। महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी का हेड भी, अध्यक्ष भी बनाया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल हमारा है, ठीक है, कि द डांस ड्रामा गवरी, ठीक है, यानी कि ये जो नृत्य नाटक गवरी है वो भारत के कौन से राज्य में प्रमुख रूप से अभिनीत है? देखिए ये गवरी डांस की जब आप बात करते हैं ना तो इसका संबंध है राजस्थान से। कहां से? गवरी डांस का संबंध कहां से? ये राजस्थान से। ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है और भगवान शिव और भस्मासुर की जो कथा है ना, आपने सुना भी होगा इसके बारे में, देखा भी होगा, उससे संबंधित है। तो ये भील जनजातियों द्वारा किया जाता है, भील जनजाति, ठीक है, ध्यान रहेगा। और किसकी कहानी किस कथा पर है? तो ये आपका शिव और भस्मासुर, भगवान शिव और भस्मासुर की कथा पर है ना। भस्मासुर आपको पता होगा भगवान शिव ने इसको वरदान दिया था, ठीक है, और फिर ये भगवान शिव के ही पीछे पड़ गए थे भस्मासुर की कथा पर जो है ये है ना। और भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप है ना, वहीं से मोहिनी अट्टम डांस का भी जो है वो होता है, ठीक है, तो मोहिनी का रूप लेकर के भस्मासुर को मारा था, ठीक है। खैर, तो ये राजस्थान से संबंधित है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? देखिए ये राज्य कौन सा है, आप मैप, यहां पर आपको इंडिया का एक मैप भी दिख जाएगा, बांग्लादेश और म्यांमार। आप देखिए बांग्लादेश कहां पर है, ठीक है, यहां आपको बांग्लादेश दिख जा रहा होगा, ठीक है, तो यहां बांग्लादेश है और आप इधर देखिए म्यांमार है। दोनों से बाउंड्री शेयर करने वाला एक ही स्टेट यहां पर दिखेगा आपको और वो है मिजोरम, ठीक है, जो दोनों से शेयर करता है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा मिजोरम। देखिए आपको यहां और इस क्वेश्चन के थ्रू क्या क्या याद रखने की जरूरत है? देखिए पहले तो आप यहां पर इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनको याद रखिए। उसके बाद जो भारत के जो राज्य जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं उनको जरूर याद रखिए, यानी जैसे पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, म्यांमार से कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं, ठीक है, और फिर आपका इसी तरह बांग्लादेश हो या फिर भूटान हो या नेपाल हो, चाइना हो, ये आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप, मैं एक एक करके अगर आपको दिखाऊं तो पाकिस्तान से बाउंड्री शेयर करने वाले कौन है? जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो जाएगा आपका, पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा और आपका लद्दाख हो जाएगा। ये सब जो है वो किससे बाउंड्री शेयर करता है? तो ये पाकिस्तान से। अफगानिस्तान से तो एक ही आपका लद्दाख वाला क्षेत्र जो है वही है। फिर जब चाइना में आप आएंगे तो आपको लद्दाख मिल जाएगा, ठीक है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, उत्तराखंड मिल जाएगा, सिक्किम हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश होगा, ये चाइना से बाउंड्री शेयर करता है। भूटान से आपको, नेपाल से अगर देखें तो नेपाल से आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये राज्य जो है वो आपका किससे? नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। भूटान से देखेंगे तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। वही बांग्लादेश से देखेंगे तो इधर पूरा वेस्ट बंगाल है, ठीक है, फिर यहां पर आपको असम मिल जाएगा, यहां मेघालय हो जाएगा और फिर यहां पर आपको दिखेगा त्रिपुरा और साथ में नागालैंड, अच्छा ये मिजोरम जो है नीचे शेयर करता है, तो ये बांग्लादेश से शेयर करने वाले हो गए। म्यांमार से देखेंगे तो मिजोरम है, मणिपुर है, ठीक है, साथ में आपका नागालैंड है, ठीक है, तो यहां देख लीजिए मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये राज्य जो है वो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये राज्य आपको पता होने चाहिए। इंडिया का मैप आप देख लीजिएगा, इस तरह का मैप, इसको जरूर स्टडी कर लीजिएगा, यहां से बहुत ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द tract that runs along the Pacific Ocean where active volcanoes are found and earthquakes occur frequently। आपने इसके बारे में बहुत सुना भी होगा, इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है, यानी ज्वाला वृत्त, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है, रिंग ऑफ फायर इसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो प्रशांत क्षेत्र में ये आप देख भी रहे, ये आपको प्रशांत महासागर दिख रहा है और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं, ये है आपका रिंग ऑफ फायर। और यहां पर सबसे ज्यादा वोल्केनोज जो देखने को आपको मिलते हैं, लगभग कहा जाता है कि 4,500, 4,500, यानी दुनिया का 75% वोल्केनो जो है वो इसी क्षेत्र में है पूरी दुनिया का, ठीक है, बात समझ में आ रही? वोल्केनो है ना, वोल्केनोज जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको पूरा रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हैं, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने आज जो है ये, हाँ, तो हमने इसमें 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन होता है तो ऑब्वियसली वीडियो 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि इस साल एसएससी के बहुत सारे एग्जाम है और ये पूरा ईयर है, तो मैं पूरा ये 2024 जो आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो लेकर के आऊंगा। अगर आप थोड़ा समर्थन दिखाएंगे, ठीक है, इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, है ना, देखिए आप, मेरा तो यही कहना है कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ये तो पीपीटी है, आपको पीडीएफ में डाल दूंगा और फिर पीडीएफ में आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं जो भी मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को जो है यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, प्रथम क्लास नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। बाकी और भी जो वीडियोस हैं और भी जो क्लासेस चल रहे हैं उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर एक बार चेकआउट करिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।